दोस्तों नमस्कार। आज हम पर्यावरण के विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को लेकर के हाजिर हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा कि सीटीईटी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं पर्यावरण के अंतर्गत तो वो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि पर्यावरण के प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं और इसमें हमको अध्ययन के लिए, हमको तैयारी के लिए कौन पढ़ना होगा, क्योंकि पर्यावरण एक छोटा टॉपिक नहीं है। इसके अंतर्गत बहुत सारा चीज़ आता है, लेकिन हमारे सीटेट में किस चीज़ को पूछेगा वो महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। इन प्रश्नों को पढ़ते हैं, इसके जवाब को देखते हैं, इसके उत्तर क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। अब बिहार के सापेक्ष में अगर जम्मू कश्मीर और गोवा को देखेंगे तो वो किस दिशा में पड़ेगा। पहला ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, दूसरा पूर्व और पश्चिम, तीसरा पश्चिम और पूर्व, चौथा उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। जैसे आप इस ऐसे प्रश्नों को देखेंगे तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की स्थिति और विस्तार, ये बात आपको पता होना चाहिए। आप भारत के मैप को देखिए, हमेशा उसके राज्यों को देखते रहिए कि कौन सा राज्य किस स्थान पे है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हम एक छोटा आप जानते हैं भारत में यहाँ पर बिहार है, यहाँ पे बिहार है और आपको कह रहा है कि भारत में बिहार के सापेक्ष देखना है जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। तो यहाँ से जम्मू कश्मीर ये राज्य हो गया और गोवा यहाँ पे है। तो बिहार के सापेक्ष अगर देखेंगे तो बिहार के उत्तर ये नीचे वाला दक्षिण होता है। कभी भी मैप देखिए तो ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, नीचे दक्षिण बोलते हैं, और इधर दाहिने साइड को पूरब बोलते हैं और इधर को पश्चिम बोलते हैं। तो बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर को देखेंगे तो ये उत्तर पूर्व हिस्सा में है और उत्तर पूर्व हिस्सा यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप पाएंगे कि गोवा कहाँ है, गोवा, तो गोवा इस दिशा में है, अर्थात दक्षिण और पश्चिम दिशा में है। तो दक्षिण पश्चिम भी यहाँ पर दिया हुआ है, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा पहला नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्न में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी किस स्थिति में होगी। आप जानते हैं वाष्पीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत गर्मी पड़ने पर द्रव जो है वो वाष्प में बदलते हैं और उड़ने लगते हैं। तो इसमें आपको देखना है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया किस में अधिक होगी। देखिएगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के लिए दो बातें इंपॉर्टेंट स्थान रखती है, महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एक तो ये कि वाष्पीकरण होने के लिए सतह का क्षेत्र क्या है। मतलब अगर एक गिलास में पानी रख दिया जाए और एक थाली में पानी रख दिया जाए तो दोनों में से कौन पहले वाष्पित होगा। ये बात आपको बता दे कि जो थाली में पानी रखे वो भी एक गिलास पानी है और जो गिलास में है वो भी एक गिलास है, पानी का सेम मात्रा है। लेकिन जैसे ही सतह क्षेत्र बड़ा होगा तो उसमें वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होने लगेंगी। इसका मतलब यह है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया डिपेंड करती है सतह क्षेत्र पे, और सतह क्षेत्र बड़ा होगा तो वाष्पीकरण अधिक होगा, सतह क्षेत्र छोटा होगा तो वाष्पीकरण कम होगा। एक तो ये बात हुआ। दूसरा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, तापमान पे। अगर तापमान कम हो तो वाष्पीकरण भी कम होगा और अधिक तापमान में वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी अधिक होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो बातें इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, एक तो ताप और दूसरा नंबर सतह क्षेत्र, उसका सतह क्षेत्र क्या है। अगर यहाँ पर प्रश्न को देखेंगे तो लिखा है वाष्पीकरण की प्रक्रिया में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी, सबसे कम होगी। तो सबसे कम होने के लिए सतह क्षेत्र चौड़ा न होके, फैला हुआ न होके, छोटा होना चाहिए। तो अगर सतह क्षेत्र छोटा हो और तापमान भी कम हो, ये दोनों बातें शामिल है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल कम होगी। और ऐसा बात हम देखेंगे, पहला नंबर लिखा है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी। सतह क्षेत्र भी कम है और तापमान भी कम है, तो इसका मतलब वाष्पीकरण भी कम होगा। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, पहला नंबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है। दोस्तों आपको बता दें कि ये स्थानांतरित खेती को ही झूम खेती कहा जाता है। ये जो झूम कृषि होता है भारत के वैसे क्षेत्र
जो पूर्वोत्तर हिस्सा में पड़ते हैं, जैसे जिसको सेवन सिस्टर के नाम से उन 7 राज्यों की बात करें, जिसमें आप असम, आप देखेंगे असम है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है। ये जो राज्य हैं इधर पूर्वोत्तर भारत के, इस राज्य में आप जाएंगे तो यहाँ पर स्थानांतरित कृषि या इसी को बोल सकते हैं झूम कृषि करने का प्रचलन है। यहाँ जो है आदिवासी क्षेत्र के लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं और जंगलों की कटाई करके अपने कृषि के कार्यों को निर्वहन करते हैं। झूम कृषि होता क्या है? झूम कृषि में जो जंगल के लोग हैं वो जंगल की साफ सफाई करते हैं और वहाँ पे खेती करेंगे। 2 साल 3 साल खेती करने के बाद पुनः दूसरे जगह जंगलों को साफ करते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं। फिर तीसरे जगह जंगलों को काटते हैं, साफ सफाई करते हैं, वहाँ खेती करते हैं। और उसके बाद फिर चौथे बार में जब कृषि कार्य करना होगा तो जो पहले बार में उन्होंने जहाँ पर कृषि किया था वहाँ के जंगलों को फिर से साफ सफाई करते हैं। इस तरीके से ये स्थानांतरित कृषि बोला जाता है। और ऐसा कृषि किस क्षेत्र में होता है? यहाँ पर भारत के इस असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम क्षेत्र के तरफ में, जहाँ पे जंगल अधिक है। तो इसका मतलब ये भारत का कौन सा क्षेत्र है? पूरब और उत्तर वाला हिस्सा है, तो पूर्वोत्तर हिस्सा इसको बोल सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इससे टच कर रहा है? दक्षिण पूर्व क्षेत्र? जी नहीं। उत्तर पूर्व क्षेत्र? बिल्कुल। पूर्वोत्तर क्षेत्र इसी को बोल रहे हैं। पूर्व उत्तर कहिए या उत्तर पूर्व कहिए, एक ही बात है। तो यहाँ आपने देखा आंसर क्या होगा? दूसरा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर देखते हैं। नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जहां पर भी नहीं है वाला प्रश्न है उस पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। मतलब यह है कि कौन सा कथन गलत है, गलत कथन आपको निकालना है। पहला ऑप्शन दिया है, बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। क्या यह कथन गलत है या सही है? हमको गलत कथन इसमें निकालना है कि कौन सा कथन गलत है। जो बांध जहां पर आप बनाते हैं, नदियों का बांध बनने के बाद बांध के ऊपरले हिस्से पानी से लबालब भर जाते हैं, जिससे वहाँ के गांव ग्रामीण क्षेत्रों को खाली कराना पड़ता है। तो ये बात तो सत्य है, इसमें हमको ढूंढना है असत्य। नेक्स्ट है, बांध है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये भी बात सत्य है? जी नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। बांध विकास तो करवाते हैं लेकिन टिकाऊ विकास की बात बांध से हम नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी पर्यावरणीय चीज़ों से आप अगर छेड़छाड़ करते हैं तो निश्चित तौर पे हमको हानि हुआ है। और आप नदियों को बांध रहे हैं, बांधने से टिकाऊ विकास नहीं हो सकता है। तो इसको अभी हम रहने देते हैं, बाकी के ऑप्शन को भी देखते हैं। उसके बाद कह रहा है कि यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। बांध पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, ये बात भी बिल्कुल सही है। अगर आप पनबिजली के लिए बांध बनाते हैं तो इससे पानी दूषित नहीं होता है और इससे नहीं हवा दूषित होता है। तो ये भी सत्य बात है। हमको निकालना इसमें से असत्य कौन है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है, और ये भी सत्य बात है। अगर आप पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करते हैं, नदी पहाड़ को आप छेड़छाड़ करते हैं, पहाड़ों को तोड़ते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें कहीं ना कहीं हानि होता है। और यही कारण है कि नदियों के साथ कोई छेड़छाड़ या पहाड़ों के साथ कोई छेड़छाड़ सरकार नहीं करने देता। तो आपको बता दें कि ये भी सत्य बात है, ये भी सत्य है और ये भी सत्य है। तो कौन सा असत्य हो सकता है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये बात गलत है। टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? देखेंगे ग्रीन हाउस गैस किसको बोलते हैं? एक गैस, ऐसा गैस जो जिस लेयर से सूरज का प्रकाश, सूरज का गर्मी, सूरज का टेम्परेचर धरती पे आ तो जाए लेकिन वापस न जाए और गर्मी बढ़ते जाए। तो ऐसा गैस जो टेम्परेचर को आने दे और जाने न दे, वापस लौटने न दे, ऐसे गैसों को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। वैसे ग्रीन हाउस पे पूरा बात करें तो ग्रीन हाउस एक ऐसा इफेक्ट है, एक ऐसा प्रभाव है जिसके थ्रू गर्मी अंदर आती है लेकिन वापस रिलीज नहीं हो पाती, जा नहीं पाती। और इसके लिए सबसे ज्यादा उत्तरदायित्व अगर किसी गैस का है तो वह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जहां भी होगा वहां पे गर्मी आएगा बट वापस नहीं जाएगा। तो जलवायु भी इसमें इफेक्ट छोड़ता है, मीथेन गैस भी इसमें इफेक्ट छोड़ता है और ये भी ग्रीन हाउस गैस का काम करने लगता है।
इसलिए यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन हो सकता है, जलवायु, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इसमें आंसर क्या होगा, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। देखिए भारत में ठंडे रेगिस्तान और गर्म रेगिस्तान दोनों है। आप देखेंगे राजस्थान का जो इलाका है यहाँ पे, ये राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है, ये क्षेत्र यहाँ पे थार मरुस्थल है और ये थार मरुस्थल गर्म मरुस्थल है। लेकिन अगर यहाँ जम्मू कश्मीर में लेह की बात करें तो ये भी मरुस्थल है, यहाँ भी वनस्पतियाँ नहीं होती हैं, तो ये भी मरुस्थल हुआ है, लेकिन ये ठंडा मरुस्थल है। अब बात यह है कि इन ठंडे मरुस्थलों में मानसून का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। मानसून किसको बोलते हैं, आपको पता है भारत एक मानसूनी जलवायु वाला देश है और इसमें मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं के रुख में भी परिवर्तन होता है। जैसे गर्मी के दिन में इधर दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं चलती हैं और ठंडी के दिन में उत्तर पूर्व दिशा से हवाएं नीचे की तरफ आती है, उत्तर पूर्व दिशा से हवाएं आती है, जबकि गर्मी के दिन में दक्षिण पश्चिम दिशा से हवाएं आती हैं। तो मौसम परिवर्तन के साथ हवाओं में भी परिवर्तन हो, ऐसे देश को, ऐसे क्षेत्र को हम मानसूनी देश, मानसूनी क्षेत्र बोलते हैं। और भारत में यही होता है, सबसे अधिक भारत में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होता है। यहाँ सवाल ये है कि भारत में ठंडे रेगिस्तान जो है वो मानसून से प्रभावित नहीं होते, जबकि पूरा देश मानसून से प्रभावित होता है। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब दोस्तों ये होगा कि देखिए, अगर इस पर्वत की बात करें तो पर्वतों में इधर से जो हवाएं आती है, नमी युक्त हवाएं, ये नमी युक्त हवाएं जब पर्वतों से टकराती है ऊपर की तरफ ऊंचाई को उठती हैं, तो इस पर्वत के इस ढाल को बोलते हैं पवन सम्मुख ढाल। इसको क्या बोलते हैं, पवन सम्मुख ढाल। और जब ये हवाएं इधर जाके उतरती हैं, ऐसे इस क्षेत्र को बोलते हैं पवन विमुख ढाल। हवा जो नमी युक्त है जब पर्वत से टकरा के ऊपर की तरफ उठने लगते हैं तो ये बरसात के बूंद के रूप में पानी इधर गिरने लगते हैं। लेकिन ये सारा का सारा पानी इधर रिलीज हो जाता है और इस क्षेत्र के तरफ में जब हवाएं नीचे की तरफ उतरती हैं तो इसमें अब नमी की मात्रा नहीं रह जाती, क्योंकि सारा नमी इधर गिरा लेता है। तो इस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। जैसे जो पर्वत है, पर्वत के पवन विमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं। और वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ने वाले जितने भी इलाके हैं, क्षेत्र है, वहां पे बरसात नहीं होता है। प्रश्न देखेंगे, कह रहा है भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते। आपको बता दें कि यहाँ पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां है। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां, ये जो श्रेणी है उसके साथ साथ ये बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये सब हिमालय की जो श्रेणियां है, इस हिमालय के श्रेणी के वजह से इधर से आने वाला मानसूनी हवाएं पवन सम्मुख ढाल इधर ही बनाती है और उसके अपोजिट साइड में पवन विमुख ढाल होता है। पवन विमुख ढाल को ही हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये जो रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये जो ठंडा मरुस्थल है, ये हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ जाता है। इस वजह से इसके ऊपर मानसून का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए आंसर को ढूंढते हैं। लिखा ठंडे रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर है। ठंडे रेगिस्तान में गर्म गर्मियां और बेहद ठंडी सर्दियां होती है। अगला है ठंडे रेगिस्तान हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में है, तो ये तीसरा नंबर इसका आंसर होगा। ठंडे रेगिस्तान भारत में जो है वो हिमालय के वृष्टि छाया प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है गोलकुंडा का किला किसने बनवाया। दोस्तों गोलकुंडा का किला हैदराबाद से 11 किलोमीटर दक्षिण साइड में पड़ता है और ये लगभग आज से 400 वर्ष पुराना, कह लीजिए ये 400 वर्ष पुराना एक भव्य किला है। आज के डेट में ये खंडर बचा हुआ है और ये लगभग 13वीं सदी में बनाया गया था गोलकुंडा का किला। और इस किला को बनाने वाले जो शासक थे वो काकतीय राजवंश के शासक थे। तो गोलकुंडा का किला काकतीय राजवंश इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। कौन सी अदिश राशि है। आप जानते हैं राशियां जो है अदिश और सदिश के रूप में आप पढ़े होंगे। यहाँ पर भार, गुरुत्वाकर्षण और संवेग ये सारे के सारे सदिश राशि है। लेकिन अगर द्रव्यमान की बात करें तो ये द्रव्यमान जो है ये एक अदिश राशि है। तो
तो इसका आंसर दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, कह रहा है कि एक ऐसी वस्तु जिसमें कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती उसको क्या बोलते हैं। एक ऐसा वस्तु जिसमें प्रकाश आर पार न हो, गुजर नहीं सकता, तो ऐसे वस्तु को हम क्या बोल सकते हैं, अपारदर्शी बोल सकते हैं। ऐसे वस्तु को अपारदर्शी बोल सकते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, जैसे ये बोर्ड है, अगर इसके ऊपर प्रकाश जाएगा तो इस पार से उस पार नहीं जा सकता है, इसका मतलब ये भी क्या है, अपारदर्शी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया। दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, HIV एड्स, डेंगू। अगला HIV एड्स, हैजा, डेंगू। नेक्स्ट है डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। आपको बता दें कि इन सभी रोगों में से अगर पहले ऑप्शन की बात करें मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, आपको बता दें कि ये जो हैजा है, हैजा पानी से होने वाला रोग है या फिर दूषित भोजन से होने वाला रोग है। इसलिए इस समुच्चयों में से हैजा जो है मच्छर से होने वाला रोग नहीं है, तो इस समुच्चय में से एक तो होगा ही नहीं, इसलिए इसको आंसर के रूप में नहीं चुनेंगे। नेक्स्ट है मलेरिया, HIV एड्स और डेंगू। इसमें से डेंगू और मलेरिया ये दोनों मच्छर से तो होता है, लेकिन HIV एड्स मच्छर काटने से नहीं होता है, इसलिए इसको भी आंसर के रूप में नहीं लेंगे। नेक्स्ट है HIV एड्स, हैजा और डेंगू। यहाँ पर हैजा और HIV एड्स ये दोनों के दोनों मच्छर से होने वाले रोग नहीं है। उसके बाद ये तीसरा नंबर, लास्ट नंबर देखते हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ये जो तीनों रोग हैं, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया, ये तीनों के तीनों मच्छर के काटने से होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो 10 प्रश्नों का श्रृंखला था पर्यावरण में, काफ़ी मदद करेगा कि पर्यावरण में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। इसी प्रकार आप ऐसे विषय वस्तु को सीटेट की तैयारी के लिए पढ़ते रहिए। बाकी हम और भी आगे प्रश्नों के श्रृंखला को जारी रखेंगे। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।